और आज इस इंग्लिश सीरीज़ में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है टेंस। देखिए दोस्तों, टेंस एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। उस डायरेक्शन में तो देखिए कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको टेंस से हेल्प मिलेगी। पर उसके अलावा जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा होती है ना, जैसे हम स्पोकन इंग्लिश कहते हैं, राइट, जो हमारी स्पीकिंग स्किल होती है वो भी किससे बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है? टेंस से। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर्स, वो भी किसके अकॉर्डिंग? ट्रांसलेशंस के अकॉर्डिंग, टेंसेस के अकॉर्डिंग, कि अगर हिंदी में ऐसा कहा गया है तो इंग्लिश में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस बात से कि भाई आखिर टेंस होता क्या है। और अगर टेंस क्या होता है सुन के आपके मन में आंसर आया कि समय, तो ये आंसर एकदम गलत है। समय मतलब होता है टाइम। टाइम मतलब जैसे 9 बजे हैं, 5 बजे हैं, 8 बजे हैं, ये समय है। मुझे बात करना है काल की। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। इट डिनोट्स द टाइम एंड एक्शन टेक्स प्लेस। एक्शन मतलब वर्ब। तो बेसिकली वर्ब के टाइम को क्या कहते हैं? टेंस। मतलब जब हमें ये पता चले कि कोई एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, भले ही पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में होने वाला हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर हम किसी क्रिया के समय की बात कर रहे हैं कि वो कब हुआ, हो गया, हो रहा है, होगा, हो चुका था, होता ही रहता है, ये सारी डिफरेंट चीज़ें, ये क्या होता है? टेंस। सो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम टाइम। आई होप यू गॉट इट। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्ज़ाम्स। इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो मैं कहूँगी कि हम अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जारी है प्रिपरेशन, चल रही है, कंटिन्यूटी में है, राइट। एक तो मुझे पता चला प्रेजेंट टेंस है और दूसरा ये पता चला कि कंटिन्यूस है, अभी ख़त्म नहीं हुई। वी वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? वर, तो कर रहे थे हो गया। ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, राइट। हम करेंगे, वी विल प्रिपेयर फॉर आवर एग्ज़ाम्स, तो ये सेंटेंस कैसे एंड होगा? करेंगे। ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर। अब मुझे बताइए कि जो मैंने सारे सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन से उसका टेंस बताया, ये किस वर्ड की हेल्प से बताया? हैं, थे, करेंगे, और ये सब मुझे कहाँ से मिला? आर, वर, विल, राइट। इसका मतलब ये जो आर, वर और विल हैं, ये हमारी क्या पहचानने में मदद कर रही हैं? टेंस। और क्योंकि ये हमारी टेंस पहचानने में मदद कर रही हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। जो भी हमारी टेंस पहचानने में मदद करती हैं उन वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। फोर्थ क्या कह रहा है? विल वी प्रिपेयर फॉर आवर एग्जाम्स, मतलब क्या हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। कैसा स्टेटमेंट है ये? इंट्रोगेटिव, मतलब सवाल पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, क्या हम हमारे एग्जाम के लिए। तो ये दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है विल वी और यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल। इसका मतलब ये तो अफर्मेटिव था, सकारात्मक था, और ये कैसा हो गया? इंट्रोगेटिव। मतलब पोजीशन से फ़र्क पड़ेगा कि पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है कि पहले सब्जेक्ट लगाया है, क्या लगाया है, उससे हमारे सेंटेंस पे फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ हमने एक और वर्ड जोड़ दिया विल के आगे, हाउ विल वी प्रिपेयर फॉर आवर एग्जाम्स, कि हम एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर लगा दी, हाउ, राइट। कहने का मतलब जो टेंस है वो डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड होता है और डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स पे। मतलब डिफरेंट टेंसेस में हमें डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस के टाइप पे बेस्ड। तो चलिए हम इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे चलने के पहले हमें एक चीज़ समझ लेनी है कि टेंस में मुख्यतः सारे स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम अभी तक 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, वो जो किसी काम को करता है या जिसके बारे में बात की जाती है, इसे हम क्या कह सकते हैं? डूअर। दूसरी चीज़ हमें समझना है कि वर्ब क्या होती है,
जिसे हम डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरी चीज़ ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्म, मतलब सब्जेक्ट जो वर्ब मतलब एक्शन करता है, उसका जिस चीज़ पे प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों हमें क्लियर होना चाहिए टेंसेस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो चलिए हम पहले वर्ब डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे टेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे। अब हम समझ गए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, अब हमारी बारी है समझने की कि आखिर वर्ब क्या होता है। तो देखिए, वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। ये दो तरीके की होती है, एक होती है मेन या रेगुलर वर्ब्स, एक होती है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स। पहले हम डिस्कस करेंगे मेन या रेगुलर वर्ब्स को। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं, एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स मतलब जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। जैसे मैंने कहा स्लीप, सोना, जैसे हमने कहा ईट, खाना, लिसन, सुनना, सी, देखना, है ना। तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है। इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब्स या रेगुलर वर्ब्स। ये 5 फॉर्म्स में लिखी जाती हैं। हाँ जी, 5, मुख्यतः 3 और 2 एडिशनल फॉर्म्स होते हैं। वो कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पता ही है आपको, फोर्थ भी पता होगी जहाँ तक है। जैसे मैंने लिखा कम, कम मतलब होता है आना। सेकेंड फॉर्म क्या होती है इसकी, केम। थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। केम नहीं होती, क्या होती है, कम। फोर्थ फॉर्म मतलब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, आईएनजी, इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। तो फोर्थ फॉर्म क्या हो गई, कमिंग। और अब भाई फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, तो फिफ्थ फॉर्म होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं, एस या ईएस, डिपेंड करता है वो वर्ब पे कि क्या लगना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम्स। जैसे एक मेरे पास वर्ब है ईट, तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, एट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, ईट्स। तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो मुख्यतः 3 फॉर्म्स होती हैं। और फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म मतलब हम एस या ईएस जोड़ देते हैं। इसे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं ना, ये सिंगुलर वर्ब है। अभी हम समझेंगे क्यों। तो आई होप आपको ये मेन वर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। क्या होता है, अब हम जब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो ऐसा होगा कि कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहीं वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कहीं फोर्थ और कहीं फिफ्थ। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, उसी से हम टेंस को पहचानने का काम करते हैं। तो आई होप आपको मेन या रेगुलर वर्ब क्लियर हो गए हो। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी वर्ब्स जो कि टेंस पहचानने को मदद करती हैं हमारी, उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और उसी का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब 2 टाइप की होती हैं, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी, जैसा कि नाम से पता चलता है कि बाकी का जो भी होगा वो इस पे डिपेंडेंट होगा। प्राइमरी मतलब बेसिक, इतनी ही है जो है, अब इसके आगे जो भी होगा वो सब इस पे डिपेंडेंट होगा। जैसे हमारी प्राइमरी क्लासेस होती हैं, प्राइमरी कंसेप्ट्स होते हैं कि जो भी आगे के कंसेप्ट है वो सब किस पे डिपेंडेंट है, इन प्राइमरी बेसिक चीज़ों पे, राइट। तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है जिनमें हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब क्या करती हैं, समाई हुई हैं, डिपेंडेंट हैं इन पे। तो जो हमारी पहली प्राइमरी ऑक्सिलरी या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो है टू बी। बी मतलब होता है होना। अब जब कोई भी चीज़ होती है तो प्रेजेंट के लिए हिंदी में हम कहते हैं है, ऐसा है। पास्ट के लिए हम कहते हैं था, और फ्यूचर के लिए हम कहते हैं होगा। तो हिंदी में भी हमारे पास 3 शब्द हैं, है, था और होगा। वैसे ही इंग्लिश में भी हमारे लिए डिफरेंट शब्द हैं, और वो क्या हैं कि जब हमें इंग्लिश में कहना होता है तो 3 शब्द हैं उसके लिए, इस, एम, आर। जब पास्ट में हमें कहना होता है तो हम कहते हैं था, और इसके लिए हमारे पास 2 शब्द हैं, वॉज और वर। और फ्यूचर के लिए हम कहते हैं होगा, विल और शैल। उसे मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जो विल और शैल होते हैं ना वो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। अभी मैं समझाऊंगी कैसे। साथ ही बी खुद भी यूज़ होता है, और बी की थर्ड फॉर्म बीन, वो भी हमने किससे डिराइव किया है, बी से। इसका मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी खुद और बीन, ये सब किससे निकले हैं, टू बी से।
हो गई ना ये प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो ये सब किस पे बेस्ड है? टू बी पे। सेकेंड जो मेरे पास वर्ब है वो है टू डू। टू डू को हम 3 फॉर्म में यूज़ करते हैं टेंस में। एक होता है डू, एक होता है डस और एक होता है डिड। तो ये 3 वर्ब निकल के आई टू डू से। और जो तीसरी प्राइमरी ऑक्सिलरी हमारे पास, उसे भी हम 3 फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, हैव, हैज़ और पास्ट के लिए हैड। वैसे ही डू डस प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए डिड। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। हमारे पास 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, टू बी, टू डू और टू हैव। टू बी से हमने क्या क्या निकाला? है के लिए इज, एम, आर, था के लिए वॉज और वर, बी खुद, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। डू से हमने 3 हेल्पिंग वर्ब निकाली, डू, डस और डिड। और हैव से भी हमने 3 हेल्पिंग वर्ब निकाली, हैव, हैज़ और हैड। आई होप इतना क्लियर हो गया हो आपको। सेकेंड क्या है? मोडल ऑक्सिलरी। मोडल ऑक्सिलरी का मतलब होता है ये बोलने वाले के मूड को बताती है। यदि मैं बोलती हूँ कि आई कैन कम, मतलब मैं आ सकती थी, और दूसरा सेंटेंस था कि आई कुड कम, तो मुझे बताते तो मैं आ जाती, मैं आ सकती थी। यहाँ मैंने बोला मैं आ सकती हूँ और यहाँ मैंने बोला मैं आ सकती थी। तो टेंस का पता चल गया ना, प्रेजेंट और पास्ट। और जो भी हमें टेंस पहचानने में मदद कर दे वो क्या हो जाती है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल्स भी क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होते हैं। तो विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरी के अंडर रखा जाता है। जब हम मॉडल पढ़ेंगे तो हम विल और शैल को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वर्ब्स वाला जो सेक्शन है वो आपको क्लियर हो गया हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें समझना है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है? पहले तो हम ये समझ लें कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये 3 मुख्य हैं जो हमें समझना है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, जिसमें कोई नेगेटिव बात नहीं होती, राइट। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, इसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य, जो कि नेगेटिव होता है। और इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें क्या होता है? कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य। हमेशा इन सेंटेंसेस के फिक्स्ड स्ट्रक्चर होते हैं। टेंस बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, मेन वर्ब की फॉर्म बदलेगी, पर ये स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम समझते हैं कि हमें जब भी कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना होता है तो हमारा काम है सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखें, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लिखें, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब लिखें और मेन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखें। जैसे हमारा सेंटेंस है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए कौन पढ़ा रहा है इंग्लिश? मैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? एम। फिर मेन वर्ब क्या थी? टीच। उसकी हमने आईएनजी फॉर्म मतलब 4th फॉर्म लगाई, तो टीचिंग। और फिर ऑब्जेक्ट। पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। हमेशा कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, सीक्वेंस यही फॉलो होगा। आई बात समझ में? अब अगर हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना हो तो क्या करें? सिंपल बात, हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद जोड़ दिया नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कैसा है ये? नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस है। फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल। थर्ड देखते हैं, प्रश्नवाचक मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। पहला, जिसका आंसर हमें यस और नो में मिल जाता है, मतलब हाँ या ना बोल के हमारा काम चल जाएगा। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ ले आते हैं? आगे। तो स्ट्रक्चर हो जाता है पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन मार्क। तो जब मैंने सेंटेंस लिखा था आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये अफर्मेटिव था। अगर इसका नेगेटिव बनाना होता तो यहाँ क्या ऐड कर देती? नॉट। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही। और अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना होता तो क्या सेंटेंस होता? क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ? तो बस ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ ले आना था मुझे उठा के? आगे। तो सेंटेंस हो जाता एम आई टीचिंग इंग्लिश, राइट। दूसरे तरीके का इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसका आंसर डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब जिसके लिए हाँ या ना से
आगे हमें कुछ बोलना पड़े, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल। शुरू कहाँ से होगा? क्वेश्चन वर्ड से। आप ये हमेशा याद रखिए कि अगर कहीं भी हमें कैसा सेंटेंस लिखना है इंट्रोगेटिव, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। अगर क्वेश्चन पूछना है तो सब्जेक्ट बाद में और हेल्पिंग वर्ब पहले। यहाँ भी हमने यही लगाया है, बस इसके आगे क्या ऐड कर दिया? क्वेश्चन वर्ड। तो आगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो जैसे सेंटेंस यहाँ मैंने बनाया था कि एम आई टीचिंग इंग्लिश, दूसरा मैंने बनाया हाउ एम आई टीचिंग इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश कैसे पढ़ा रही हूँ, क्या मूड से पढ़ा रही हूँ, राइट? कहने का मतलब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या ऐड कर देना है? नॉट। अगर इंट्रोगेटिव है तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ ले आना है? आगे। और अगर हाँ या ना वाला क्वेश्चन नहीं है तो इसी के आगे हमें क्या ऐड कर देना है? क्वेश्चन वर्ड। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट जो चीज़ हमें समझनी है वो ये कि टेंस को किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है, टाइप क्या क्या है उसके। तो हमें ये पता है कि 3 टेंसेस में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। हम पास्ट को भी 4 कैटेगरीज के अंदर पढ़ते हैं, प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी। सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो एक बार हम इन्हें ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सिंपल या इनडेफिनिट का मतलब है ये सेंटेंसेस एकदम सिंपल होते हैं, इसमें वर्ब का टाइम डेफिनेट नहीं होता और इसके ट्रांसलेशन में हमेशा ऐसे होता है ती और ते। जिन लोगों को ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर नहीं, उनके लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे मुझे कहना है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, मैंने कैसे एंड किया सेंटेंस? रखता है। अगर मैं बोलूँ वो मुझसे रोज़ मिलने आता था, तो अब ता मतलब सिंपल, था मतलब पास्ट, यहाँ ता मतलब सिंपल और है मतलब प्रेजेंट। फ्यूचर का तो अलग ही किस्सा है, सब में आएगा ऐसा लिखा होगा, है ना। जैसे मुझे लिखना है कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठती हूँ, उठती से पता चला कि सिंपल है और हूँ से पता चला कि प्रेजेंट टेंस है। सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा नॉर्मली उन चीज़ों की बातें कर रहे होते हैं जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, मतलब जो रिपीटेड हैं, जो होते रहते हैं, जो आदतन होते हैं, या जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, मतलब जो कभी बदले नहीं जाते, उन्हें हमेशा वैसे ही कहा जाता है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, प्रेजेंट सिंपल। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। सेकेंड चीज़ है कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कॉन्टिन्यूस या कंटिन्यूस दोनों करेक्ट है। टेंस का मतलब होता है काम चल रहा है, मतलब ब्रेक नहीं हुआ। इसमें क्या आता है ट्रांसलेशन में? रहा, रही, रहे। मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रही हूँ मतलब अभी फ़िलहाल काम चल रहा है, और क्योंकि काम चल रहा है बोला मैंने, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अगर मैं बोलती कि मैं आपको पढ़ा रही थी, तो कौन सा टेंस हो जाता? इससे पता चलता कंटिन्यूस और थी से पता चलता पास्ट। सेम अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं आपको कल भी इसी वक्त पढ़ा रही होंगी, तो रही से फिर पता चला कंटिन्यूस और होंगी से पता चला फ्यूचर। तो इसी तरह हम ट्रांसलेशन से टेंस आइडेंटिफाई करके फिर हमें उनका स्ट्रक्चर अगर क्लियर हो तो ट्रांसलेशन में काफ़ी इजी हो जाता है। आई बात समझ में? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है जो काम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, डन। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? चुका, चुकी, चुके, या गया, गई, गए, समथिंग लाइक दैट। जैसे मैंने कहा मैं ये काम कर चुकी हूँ, या मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, तो हूँ बोल दिया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। पढ़ा चुकी थी बोल देती तो पास्ट परफेक्ट हो जाता, सिंपल। और अगर मैं बोलूँ कि हम अगले मंथ तक या हम अगले 10 दिन में अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे, कल इस वक्त तक आप सो चुके होंगे, कल इस वक्त तक आपका एग्ज़ाम हो चुका होगा, चुका और फिर होगा, ये क्या हो गया? परफेक्ट फ्यूचर, मतलब टेंस क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। आई बात समझ में? और जो लास्ट है वो है परफेक्ट और कंटिन्यूस। तो परफेक्ट का मतलब काम हो भी चुका है और कंटिन्यूस का मतलब चल भी रहा है। ये क्या बात हुई? अभी तो मैंने यही समझाया ना आपको। परफेक्ट मतलब हो चुका, कंटिन्यूस मतलब
चल रहा है, कंटिन्यूटी में है। तो साथ का क्या मतलब कि भाई शुरू हो चुका है और अभी तक चला आ रहा है। तो यहाँ पर हमेशा ये बताया गया है कि काम शुरू हो गया है, उसके लिए परफेक्ट टेंस है, और अभी तक चल रहा है, इसके लिए कंटिन्यूस टेंस है। आई होप आपको ये जो बेसिक्स हैं ये एकदम क्लियर हो गए हों। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर्स की तरफ। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टेंसेज हैं जिनको आपको इन 4 सब कैटेगरीज में पढ़ना है। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमेशा मुझे कहते हैं कि मैम ये स्ट्रक्चर्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है, कभी क्लियर नहीं होते, हमेशा डाउट रहता है, इसीलिए गलती होती है। तो इस चार्ट को इजी करने के लिए आज हम एक बात सीखते हैं एक्स्ट्रा, और वो क्या बात है कि जहाँ भी मुझे कंटिन्यूस टेंस लिखना हो वहाँ मुझे टू बी का कोई फॉर्म लिखना है और आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। और जहाँ भी मुझे परफेक्ट टेंस लिखना हो वहाँ पे मुझे टू हैव लिखना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर मैंने इतना याद रख लिया तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर का टेबल है मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप भी अभी समझ जाएंगे कि मैं इतने दावे से कैसे कह रही हूँ। तो टू बी मतलब हेल्पिंग वर्ब है और उसके आगे मेन वर्ब VING, कहाँ, कंटिन्यूस टेंस में, और टू हैव कहाँ लगाना है, परफेक्ट में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस से। कैसे? अफर्मेटिव सेंटेंस अभी हमने देखा, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट। अब हमें दिखाना है कौन सा टेंस, कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ आप क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए हमारे पास क्या है, टू बी। टू बी के अभी हमने कौन कौन से फॉर्म पढ़े थे, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी खुद, और थर्ड फॉर्म उसकी बीन। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस दिखाना है, क्या लगा दूँ, इज, एम, आर, और फिर वर्ब की ING फॉर्म, उसमें तो सोचना ही नहीं है, और फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगेन हमने लिखा सब्जेक्ट, टू बी की ही फॉर्म लगानी है, और कौन सा टेंस बताना है, पास्ट। पास्ट के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, वॉज या वर, तो हमने लगा दिया वॉज या वर, के बाद वर्ब की ING फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल। तो देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर लिख रही हूँ। अब आपको पता है कि अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ऐड करेंगे, नॉट, और अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाएंगे और क्वेश्चन वर्ड्स लगाएंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर टेंस, हम साथ में सीखेंगे क्योंकि वो आपस में बहुत लिंक्ड है। तो पहले हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है, पहले लगाना है सब्जेक्ट। अब हमें किसकी फॉर्म लगानी है, टू हैव की। टू हैव की हमारे पास 3 फॉर्म थी, हैज़, हैव और हैड। तो अब प्रेजेंट टेंस दिखाना है तो क्या लगा दूँ, हैज़ और हैव। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल। पास्ट परफेक्ट में क्या करना है, हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, क्योंकि सिर्फ हैड ही बची है पास्ट दिखाने के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आई होप ये चारों आपको काफ़ी इजी लगे हों। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, कंटिन्यूस दिखाना है तो टू बी प्लस VING, और परफेक्ट दिखाना है तो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका क्या मतलब हुआ, परफेक्ट दिखाना है तो ये वाला भी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और कंटिन्यूस दिखाना है तो इसे भी यूज़ करना पड़ेगा। ये कैसे, चलिए मैनेज करते हैं। हमने लिखा सब्जेक्ट, पहले क्या आया, परफेक्ट, तो परफेक्ट के लिए प्रेजेंट के लिए क्या लगाएं, हैज़ या हैव। अब देखिए हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें कंटिन्यूस दिखाने के लिए बी भी लगाना है। क्यों, क्योंकि बी के बाद हम VING लगा पाएंगे। तो हमको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिख रहा है कि हम क्यों ना बी की ही थर्ड फॉर्म लगा दें, मतलब हम यहाँ पे क्या लगा दें, बीन। तो टू हैव के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी उसे थर्ड फॉर्म भी मिल गई। कंटिन्यूस के लिए टू बी का कोई फॉर्म चाहिए था तो वो भी मिल गया, और अब इस टू बी के बाद हम VING मतलब वर्ब की ING फॉर्म तो डायरेक्ट ही लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो।
अब क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें हमेशा कोई काम होता है जो शुरू हो चुका होता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि कब से चल रहा है। तो उस कब से को बताने के लिए दो प्रेपोजिशंस हम यूज़ करते हैं, वो है सिंस और फॉर। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए और फिर सिंस फॉर के बाद जो भी टाइम दिया गया है वो। हम सिंस और फॉर दोनों का यूज़ सीख चुके हैं प्रेपोजिशन में कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है फॉर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो सेम तरीका कि हमने पहले लिखा सब्जेक्ट, अब हमें परफेक्ट दिखाना था, मतलब टू हैव की कोई फॉर्म लगानी है तो वो क्या फॉर्म होगी, हैड। परफेक्ट दिखाने के लिए हैव के बाद क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पर कंटिन्यूस दिखाने के लिए बी भी ज़रूरी है तो इसीलिए हमने क्या लगा दी, बी की थर्ड फॉर्म, ताकि हम उसके बाद डायरेक्टली वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के कंटिन्यूस भी दिखा सकें। और फिर ऑब्जेक्ट, अगेन टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दो प्रेपोजिशंस हैं, सिंस और फॉर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हमको एक बात याद रखनी है, जैसे हमने कंटिन्यूस और परफेक्ट के लिए याद रखा वैसे ही फ्यूचर हमेशा विल और शैल से डिनोट करते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए। यहाँ तो देखिए डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, यहाँ मैंने एज एम आर लगाया है, यहाँ हैज़ हैव लगाया है, यहाँ हैज़ हैव बीन हो गया, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ नहीं चेंज होता। फ्यूचर अगर है तो हमेशा ही क्या आएगा, विल शैल। और विल शैल क्या होते हैं भाई, मॉडल होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। और ये याद रखिएगा कि मॉडल कोई भी हो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही एक्सेप्टेबल है। मॉडल्स के बाद कभी वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म नहीं आ सकता, अलाउड ही नहीं है। क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो विल शैल और विल शैल के बाद हमको एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना अनिवार्य है। तो देखें, पहला फ्यूचर सिंपल, हमने लिखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के लिए हमारे पास क्या है, विल और शैल। आगे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, फर्स्ट, और लगा दो ऑब्जेक्ट, हो गया फ्यूचर सिंपल। आई होप ये समझ में आया हो। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए क्या करना है भाई, सब्जेक्ट तो लिखना ही है, आगे हमने लिख दिया विल और शैल, बहुत बढ़िया। पर इसके बाद अब कंटिन्यूस दिखाना है। कंटिन्यूस में टू बी की फॉर्म आना ज़रूरी है, वर्ब का एनजी फॉर्म आना ज़रूरी है, पर विल शैल को क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करें, अरे बी खुद लगा दो। तो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई और इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के क्या बना सकते हैं, कंटिन्यूस टेंस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है भाई, जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट, अब तुरंत विल शैल तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर है। परफेक्ट दिखाना है तो हैव लगाना है, तो भाई हैव लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि विल शैल के बाद क्या आनी ज़रूरी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे यहाँ पे मैंने बी लगा के काम इजी कर लिया, वैसे यहाँ पे मैंने हैव लगा के काम इजी कर लिया कि विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए ना, तो हैव दे दो, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा देना, तो क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस में। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा सब्जेक्ट, अब क्योंकि फ्यूचर है तो हमने क्या लिखा, विल और शैल। विल शैल के बाद क्या आना ज़रूरी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पर परफेक्ट दिखाना है इसके बाद तो हैव आना ज़रूरी है, तो जो ऊपर किया था वही नीचे कि हमने क्या लिख दिया, हैव। पर हैव के बाद अब परफेक्ट दिखाना है तो क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे कंटिन्यूस भी दिखाना है, तो जो अभी तक हम करते आ रहे थे कि हैव के बाद क्या लगा दो, डायरेक्ट बीन, और बीन के बाद क्या लगा दो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर लगा दो ऑब्जेक्ट, और आगे टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दो प्रेपोजिशंस हैं, सिंस और फॉर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब हमारे पास बच जाते हैं प्रेजेंट और पास्ट सिंपल, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। आप एक बात समझिए, हमारे पास 3 वर्ब्स थी प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक टू बी, एक टू हैव, और अब क्या बच गई, टू डू। तो अब उसी को यूज़ करने का समय है। कैसे, पहले तो हम ये समझें कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का क्या चक्कर है भाई, ये समझ लें। ये चक्कर है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सारे प्लूरल्स के साथ लगती है
और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगती है। मतलब अगर मुझे सिंगुलर दिख गया किसी भी तरीके से तो क्या लगेगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही, शी, इट और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब आई और यू नहीं इंक्लूडेड है इसमें। ही शी इट बोला बस मैंने, और कोई प्रोनाउन नहीं, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आई और यू के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब्स। तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ तो आप बना लेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्योंकि आपको सब कुछ दिख रहा है, ये दिख रही है हेल्पिंग वर्ब, इसे उठा के आगे ले जाना है, इसके आगे नॉट लगाना है। पर अब यहाँ क्या करें, यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, एक हेल्पिंग वर्ब हम उधार ले लेंगे। किससे लेंगे, दो तो यहाँ कवर हो गई, एक यही बची है। तो हमने कहा भैया आप हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाओगी क्या, उसने कहा बन जाऊंगी। तो हमने क्या किया, पहले लिखा सब्जेक्ट नेगेटिव बनाने के लिए, फिर हमने डू से जो हेल्प ली उसको कहा कि भाई हमारे पास दो फॉर्म में मेन वर्ब थी, उसी फॉर्म में हमें हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, तो डू और डज, और उसके बाद क्या लगा दो, नॉट, फिर लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लगा दो ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब एक बात समझ जाइए कि अगर डू डज लिखा है तो उसके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि ही डज नॉट राइट्स, नहीं, ही डज नॉट राइट। क्लियर। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, डू डज को उठा के आगे ले जाएंगे, राइट। देखते हैं पास्ट। पास्ट में क्या होता है, आप समझिए कि मैंने आपको बताया वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो गया, फिफ्थ यूज़ हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, यहाँ पे आईएनजी, एक ही रह गया सेकंड, उसका सिर्फ एक ही काम है, पास्ट सिंपल बताना, और कोई उद्देश्य नहीं है इसके जीवन में, सिर्फ एक है। अब क्या हुआ, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करें, फिर डू के पास गए, और पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या थी, डिड, तो सब्जेक्ट डिड, फिर मैंने जोड़ दिया नॉट, और फिर मैंने जोड़ दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब आप समझिए कि देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का काम ही इतना है, क्या बताना, पास्ट सिंपल। तो जहाँ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख रही है वहाँ मैं समझ गई कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। इसका मतलब अगर मैंने डिड लिख दिया, ये भी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, उससे भी पता चल गया कि पास्ट सिंपल टेंस है। अब मुझे यहाँ वापस V2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आई डिड नॉट वेंट नहीं होता, आई डिड नॉट गो होता है, आई डिड नॉट न्यू नहीं होता, 90% जनता गलत बोल रही है, आई डिड नॉट न्यू नहीं होता, आई डिड नॉट नो होता है, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही बार वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। तो चलिए एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन करके आउटलाइन समझ लेते हैं। पहले हम शुरू करेंगे पास्ट सिंपल से। देखिए पास्ट सिंपल में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर इसका कोई सेंटेंस मुझे बोलना हो तो वो कैसे सुनाई देगा कि मैं ऐसा करता था, पहले ऐसा होता था। ये हम किस टेंस में बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल। और अगर हमें इसमें इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो तो हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, डिड का। प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म के अलावा जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो क्या होती है, डू और डस, राइट। नेक्स्ट होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ होता है, हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज़ होता है, हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें सेंटेंस हमें कैसे सुनाई देते हैं, मैं खा चुका था, या जब तक ट्रेन आई मैं स्टेशन पहुंच चुका था। पहले मैंने बोला चुका और फिर मैंने बोला था। जब तक तुम आए ब्रेकफास्ट खत्म हो गया था, ये गया था, ये भी क्या बता रहा है, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें सेंटेंस कैसे सुनाई देते हैं, मैंने खाना खा लिया है, काम डन हो गया है, फिनिश्ड, राइट। परफेक्ट क्या बताता है कि काम फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में हमको टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी थी, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, वॉज वर और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें सेंटेंस कैसे हमें सुनाई देते हैं, मैं सो रहा था।
रहा के साथ था, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैं पढ़ा रही हूँ या मैं आपसे बातें कर रही हूँ, राइट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, हैड बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म और हैज़ हैव बीन वर्ब के आईएनजी फॉर्म। हैज़ हैव में क्या कन्फ्यूजन है भाई, अगर है तो समझ लीजिए कि हैज़ हमेशा ही, शी, इट और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, और जो बच गया उस सब के साथ क्या लगता है, हैव। मतलब आई, यू और जितने भी प्लूरल्स हैं दुनिया में उन सब के साथ क्या लगेगा, हैव। ही, शी, इट और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ क्या लगेगा, हैज़। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। इसमें सेंटेंस कैसे सुनाई देते हैं, जैसे मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई काम है जो शुरू हुआ था, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, या मैं सुबह 2 बजे से पढ़ रही हूँ। कब से, 2 बजे से। तो बताया कि काम शुरू हो गया, कब से हुआ, 2 बजे से, और अभी तक चल रहा है, और क्योंकि मैंने कहा है इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर मैं बोलती कि वो 6 बजे से खेल रही थी जब उसे उसकी मम्मा बुलाने आई, तो खेल रही थी और कब से, 6 बजे से, तो काम शुरू हो चुका था और 6 बजे तक चल रहा था, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपको सेंटेंस समझना है पढ़ के कि कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए और फिर उस हिसाब से स्ट्रक्चर यूज़ होना चाहिए, राइट। देखते हैं हम फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमने क्या सीखा था कि भाई विल और शैल होते हैं हमेशा यूज़, और क्योंकि ये मॉडल्स हैं, मॉडल के बाद हमेशा क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल शैल के बाद हैव, यहाँ पे गलत है, विल शैल के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, विल शैल, बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, विल शैल, हैव, फिर बीन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सबसे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं इसमें, एक या तो विल या शैल यूज़ करेंगे आप, एक हो गई, फिर हैव, फिर बीन और फिर एक मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी, तो टोटल 4 वर्ब्स। फ्यूचर के सेंटेंसेस एक बार हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मुझे फ्यूचर परफेक्ट कहना होता है ना, तो चुका या गया, जैसे मैंने कहा था कि अगले साल तक हम अपने घर में शिफ्ट हो चुके होंगे, अगले साल तक, क्या कहा मैंने, चुके होंगे, तो हो जाएगा काम, और कब होगा, फ्यूचर में, तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस में कल इस वक्त हम रास्ते में जा रहे होंगे, जा रहे, और जहाँ रहा रही रहे आ गया वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। होंगे बोल दिया तो फ्यूचर, राइट। मैं 6 घंटे से पढ़ रही होंगी जब मेरी फ्रेंड मुझे कॉल करेगी। कितने घंटे से पढ़ रही होंगी, 6 घंटे से, मतलब काम शुरू हुए 6 घंटे हो गए, राइट, और काम अभी तक चलता आ रहा है, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए हों, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे हम इन स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करना सीखेंगे, जहाँ पे हम टेंसेस को कैटेगरी वाइज अलग अलग डिस्कस करेंगे और फिर समझेंगे इनका यूज़ भी कहाँ कहाँ किया जाता है। साथ ही हम कंडीशनल सेंटेंसेस या अनरियल पास्ट, सब्जंक्टिव मूड जिसे कहते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ऐसी चीज़ें जो हुई नहीं हैं या होती तो क्या हो जाता, अगर ऐसा होता या मैं प्रधानमंत्री होता, तो इस सब के सेंटेंसेस भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगला सेशन भी मत मिस कीजिएगा। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बाय देन आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।